क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक नरम और खूबसूरत आवाज़ पर ध्रुव ने अपनी फाइल से नज़रें उठाकर सामने देखा और उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। सामने खड़ी 25 साल की लड़की उसकी सेक्रेटरी लवी थी। रेड कलर के कपड़ों में दुपट्टे को बड़ी अच्छी तरह से अपने कंधे पर पिन किए हुए थी। वह हमेशा की तरह बड़ी तसल्ली और बड़ी धीरज वाली लड़की नजर आती थी। वो पिछले 6 सालों से उसके ऑफिस में काम कर रही थी। ध्रुव के मिजाज को वह अच्छी तरह से जानती थी। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वह झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो ये कहकर फाइल एक साइड पर रखता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए। लवी ने हिम्मत इकट्ठी करते हुए अपनी बात को कही तो वह कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियों को पल भर को रोक गया। ध्रुव ने आंखें मोड़कर उसके तरफ शक भरी निगाहों से देखा और कहा, कैसी मदद? सर, मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। ये कहते ही लवी ने नज़रें झुका ली, जैसे उसे खुद अपनी बात पर यकीन ना हो। ध्रुव का ठहाका कमरे में गूंजा। लवी ध्रुव के ठहाके पर और ज़्यादा शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। 15 लाख? लवी, सीरियसली? तुम जानती हो 15 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है? और मैं इतनी बड़ी रकम किसी अनजान को ऐसे कैसे दे सकता हूँ? आखिर उसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी, वह गंभीरता से बोला। लवी ने अपने होंठ को भींचा, धीमी आवाज़ में बोली, जी सर, उसकी माँ का ऑपरेशन होना है। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर ने उनकी सर्जरी के लिए 15 लाख रुपए मांगे हैं। सर, वह गरीब लड़की है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सर, वह धीरे धीरे आपका कर्ज चुका देगी। बोलते हुए उसकी आवाज़ भर आई थी और उसने दोबारा नज़र झुका ली। ध्रुव ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाते आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। चलो, मैं मानता हूँ, लेकिन वे लड़की खुद क्यों नहीं आई? फिलहाल पैसे उसे चाहिए तो सामने भी उसे ही आना चाहिए था। सर, वह थोड़ा लोगों के सामने जाने से डरती है और मुझे भी विश्वास नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करनी ठीक समझी। अगर आप परमिशन दे तो वह आपसे मिलने आ जाएगी। वह बड़ी तसल्ली भरे शब्दों में बोली, नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वह वापस लैपटॉप पर बिजी हो गया। मीरा। लवी ने धीरे से कहा, सर, आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज़ मेरी दोस्त की भी मदद कर देना, किसी गरीब का भला हो जाएगा। उसके शब्दों में थोड़ी नरमी और अपनायत दिखाई दे रही थी। ध्रुव की उंगलियां फिर से रुक गई। उसने नजरें उठाकर गहरी सांस ली। लवी, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। खैर, उसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूँगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, उसे कहना कि मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। वह थोड़ा सा झुका और अपना सर दबाने लगा। अब जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल गई। ध्रुव ने थकन से भरपूर ठंडी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर गिराकर आंखें मूंद ली। हाँ मीरा, मैंने सर से बात कर ली है। उन्होंने हाँ तो नहीं कही, लेकिन वह तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस में आ जाना। देखना, वह तुम्हें पैसे देंगे और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लवी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो मीरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वे दोनों गहरी दोस्त थी, एक ही स्कूल में और कॉलेज में साथ पढ़ी थी और दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। एक दूसरे की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझती थी और हमेशा वे दोनों मिलकर समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहती थी। लवी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? वह भीगी आवाज़ में बोली तो लवी ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। मेरी जान, घबराओ मत, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। भगवान करे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं आंटी जी के लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। लवी ने उसे तसल्ली दी। और हाँ, मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लाना है। और फिक्र मत करो, ध्रुव बहुत अच्छे इंसान हैं, न जाने कितने लोगों की वो मदद कर चुके हैं, वे तुम्हारी भी जरूर मदद कर देंगे। लवी की बात पर मीरा नम आंखों से मुस्कुरा दी और लवी का धन्यवाद करती, उसको गले लगाती, राम का नाम लेती घर आ गई थी। मीरा के दिल में डर अभी मौजूद था, मगर कहीं न कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह मीरा एक वाइट कलर का सूट पहने, दुपट्टे को बड़ी ही अच्छी तरह से अपने कंधे पर टिकाए और धड़कते दिल के साथ उस बड़ी बिल्डिंग पर, उस कंपनी के चमकते ऊंची इमारत पर नजर डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। लवी बार बार उसे तसल्ली दे रही थी, घबराना मत मीरा, तुम बस अंदर जाकर सर से सीधी बात करना, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। लवी ने उसका हाथ थामकर दबाया। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया और लवी के साथ अंदर दाखिल हो गई। रिसेप्शन पर जाकर वह ध्रुव के ऑफिस तक पहुंची। मीरा ने बोझल दिल से आवाज़ दी। लवी उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती वापस चली गई, जबकि मीरा घबराती हुई उंगलियां चटकाने लगी। अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर से भारी मगर धीरे से आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और मीरा दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। ऑफ वाइट कलर के सूट में वह लड़की ध्रुव के सामने खड़ी थी। उसकी सिर्फ भूरी आंखें नजर आ रही थी। वह सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। आंखें झुकी हुई थी, हाथों में एक फाइल थी। वह काफी देर तक सामने वाले को बोलने का इंतजार करता रहा। जब कोई ना बोला तो ध्रुव ने सर उठाया। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक पल को हैरानी की लहर दौड़ गई। वह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। सामने खड़ी लड़की अपनी उम्र से काफी छोटी लग रही थी, जिसकी कपकपाहट उसके कांपते हुए दिल का पता दे रही थी। आंखों में नमी और सुर्खी थी, जैसे किसी भी पल आंसू टपक जाएगा। बार बार अपनी उंगलियों को मोड़ती, अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
सांस तेज चल रही थी, नजरें जमीन पर जमी हुई थी। ध्रुव अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाए उसे बड़ी गौर से देख रहा था, जबकि वो बेबसी और झिझक के कैद में होकर हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि सीधे उसके आंखों में देख सके। मीरा है? ध्रुव ने गहरी निगाहें सामने खड़ी लड़की पर डाली। जी जी सर। मीरा की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। बैठ जाइए, ध्रुव ने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। मीरा ने नजरें झुकाई, धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए रिपोर्ट्स आगे कर दी। ये मेरे मम्मी की रिपोर्ट्स हैं सर। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी सर्जरी बहुत ज़रूरी है। सर्जरी और दवाइयों पर जो खर्चा होगा उसके लिए 15 लाख की ज़रूरत है। ध्रुव ने रिपोर्ट उठाकर बड़ी गौर से देखना शुरू कर दिया। कमरे में कुछ पल चुप्पी छाई रही, सिर्फ पेपर पलटने की आवाज़ आ रही थी। मीरा के दिल की धड़कनें उस खामोशी में और तेज सुनाई देने लगी। कुछ देर के बाद ध्रुव ने फाइल बंद करके गहरी सांस ली। तो आपको मुझसे 15 लाख रुपए चाहिए? मीरा ने बेबसी से सर हिलाया। जी सर, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको वापस करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। वह नजरें झुकाए बोली। ध्रुव ने कुर्सी की पीठ से टेक लगा ली। एक पल को मीरा के चेहरे को गौर से देखा और फिर वह उठकर मीरा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मीरा उसके अचानक से साथ बैठने पर घबराहट का शिकार हुई। पल के लिए दोनों की नजरें मिली, लेकिन मीरा की नजरों की ताक न मिलाते हुए नजरें झुका गई। पैसे देना मेरे लिए समस्या नहीं, 15 लाख देना मेरे लिए मामूली सी बात है मीरा। वह थोड़ी देर रुका, लेकिन कहते हैं हर चीज़ की एक कीमत होती है। कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब सवाल यह है, क्या आप ये कीमत चुका सकती हैं या नहीं? वह हल्का सा मुस्कुराया। ये सुनकर मीरा का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। वह हैरान और परेशान नज़रों से उसके तरफ देखने लगी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही सर। आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? मैं ये कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी, मैं वादा करती हूँ सर। वह घबराते हुए जल्दी से बोली। मुझे ये कहना है मीरा, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। 15 लाख मेरे लिए बहुत मामूली बात है। मैं 15 लाख आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर मेरी किसी और मदद की ज़रूरत हो तो मैं वह भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मीरा, मेरी एक शर्त है। वह उठकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कैसी शर्त होगी सर? वह उंगलियां चटकाती परेशानी से बोली। तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। ध्रुव की बात पर वह अपनी जगह से जैसे पत्थर की बुत बनकर रह गई थी। एक पल के लिए वो हिलने के लायक भी न थी, जैसे जमीन उसके कदमों तले से खींच ली गई हो। आंखों में बड़ी आश्चर्य और चेहरे पर सदमे के असर लिए कुछ पल वह सिर्फ उसे घूरती रह गई। फिर एकदम गुस्से से बोली, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? एक लड़की से इतनी घटिया बात करते हुए उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। इतनी गिरी हुई सोच रखने वाले इंसान को मैं अपना जीवन साथी तो दूर की बात है, एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ध्रुव, मैं आपको अच्छा इंसान समझ बैठी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गिरी हुई सोच के मालिक हैं। मीरा की आंखों में गुस्से की चमक और दिल में बेहद नफरत के जज्बात उमड़ आए थे, जैसे वह हर शब्द के साथ उसकी बेइज्जती का बदला ले रही हो। ध्रुव मीरा के गुस्से और उसके मना करने को नज़रअंदाज कर गया। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा और गुरूर झलक रहा था, जैसे दुनिया की कोई ताकत उसके फैसले को बदल नहीं सकती। मीरा वह धीरे से मगर वजनदार आवाज़ में बोला, मैं जानता था कि तुम्हें ये बात स्वीकार नहीं होगी, मगर याद रखो, मेरी बात मजाक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारा चुनाव नहीं, बल्कि तुम्हारी मजबूरी बनेगी। फिर तुम्हारे पास मना करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके शब्द मीरा के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वह अपनी जगह बेबस खड़ी आंखों में आंसू लिए उसे तक रही थी, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर कोई ऐसी परछाई दिखाई न दी थी, जैसे उसे पूरा विश्वास था कि सामने वाला उसकी बातें को रद्द नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह सोच लो। वह थोड़ा सा झुका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ सोचने और समझने के लिए, और इस शादी के लिए। मैं तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा। ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ये शादी अपनी औलाद की चाहत के लिए कर रहा हूँ। मेरी होने वाली पत्नी माँ नहीं बन सकती, और हमारे यहाँ जिससे एक बार रिश्ता तय कर दिया जाए उसे हर हाल में स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह पसंद हो या ना हो। वह रुका, फिर कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर बड़ी बेरहमी से बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तब तक वैलिड रहेगी जब तक तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जैसे ही तुम मुझे मेरा वारिस दोगी, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी है या नहीं, ये फैसला तुम्हें खुद करना है। वरना मैं ये पैसे तुम्हें ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 साल के अंदर तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे। मैं जानता हूँ कि 15 लाख इतनी बड़ी रकम है कि तुम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाली लड़की 10 लाख 10 साल भी कोशिश कर ले तो भी इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकती। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे पैसे ले लो और 2 साल के अंदर मुझे 15 लाख रुपए दे देना। दूसरा ये कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो और मुझे मेरा वारिस दे दो, और डिवोर्स लेकर आज़ाद हो जाओ और सुकून की ज़िंदगी बिताओ। उसके शब्द की गहराई और करवाहट ने मीरा को जैसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अपने बहते आंसुओं के साथ कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज़ होंठों पर ही दम तोड़ गई थी। ध्रुव ने जैसी उसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए कागजात उठाए और बड़ी तसल्ली से बोला, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचोगी, तुम्हें ये रकम वापस नहीं करनी पड़ेगी।
बाकी सब तुम्हारी मर्जी है। मैंने अपनी शर्त बता दी है, 1 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच समझ लो। ये कहकर वो बड़ी तसल्ली के साथ दोबारा अपने काम में बिजी हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबकि मीरा आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों और बोझल दिल के साथ वहां से निकली। बाहर निकलते ही उसके कदमों में कपकपाहट उतर आई थी, जैसे जमीन भी उसका साथ छोड़ रही हो। वह घर वापस आई, मगर दिल और दिमाग ध्रुव के शब्द की बारिश होती रही। वह दर्द इतना गहरा था, उसको सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह घर आई तो कमरे की चुप्पी में वह तकिया में मुंह छुपाकर पूरी रात रोती रही। उसके दिल पर एक ऐसा बोझ आ पड़ा था जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। लेकिन वह जानती थी, अपने माँ को बचाने के लिए उसे ये कड़वा घूंट पीना ही होगा, ये कुर्बानी देनी ही होगी। यही सब सोचती रही, सिर्फ 2-3 दिन खुद को तसल्ली देती रही, यही मेरी मुसीबतों की परीक्षा है। माँ का अच्छा इलाज हो जाएगा, छोटी बहन भाइयों की भविष्य संवर जाएगी। मगर उस तसल्ली के बावजूद दिल जख्म से हर पल उसे घायल करता रहा। बारिश के तेज बूंदे शहर के सड़कों को भिगो रही थी। मीरा भीगती हुई सूट संभाल थी, बोझल कदमों से तेज तेज चल रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसके स्क्रीन पर अस्पताल की तरफ से एक मैसेज चमक रहा था, कल सुबह तक पैसे ना मिले तो आपकी माँ की सर्जरी नहीं हो सकती। ये शब्द उसके दिल पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। माँ के चेहरे का ख्याल आते ही वो बेबसी के साथ रो पड़ी। अब सिर्फ ध्रुव ही मेरी मदद कर सकता है, यही सोचती वह जल्दी से ध्रुव के कंपनी में दाखिल हुई। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से परमिशन लेती वह अंदर दाखिल हुई। वह जो काम में बुरी तरह बिजी था, मीरा को देखकर चौंक गया। आंखों में हैरानी लिए वह उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ मीरा, आप रो क्यों रही हैं? वह परेशानी से पूछ रहा था। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ की सर्जरी है, अगर पैसे जमा ना करवाए तो फिर उनकी सर्जरी नहीं हो सकेगी। प्लीज़ मुझे पैसे दे दे, बदले में मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोते हुए हाथ जोड़कर बोली तो उसकी बात पर ध्रुव ने अपने दराज से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर निकालकर उसके सामने रखे और उसके ऊपर एक पेन रखा था। वह कांपते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा। कमरे में एसी होने के बावजूद भी मीरा के पूरे जिस्म में सरसराहट होने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में खून बंद होने लगा है। उसकी टांगें धीरे धीरे कांपने लगी। ध्रुव ने उसकी हालत को अपने नज़र में रखा और उसे कंधे से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और खुद भी वह सामने रखी चेयर पर बैठ गया। मीरा ने नजरें उठाई। उसके सामने बैठा आदमी उस वक्त ब्लू कलर के कोट पैंट पहना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। बिल्कुल ही गोरा छिटा था, काली काली आंखें थी और बॉडी वाला था। और मीरा को देखकर जैसे उसे आराम पहुंच रहा हो। उसकी गोरी गोरी उंगलियां बार बार लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। वह बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपना काम कर रहा था। सामने बैठा वे आदमी, कोई शक नहीं था, वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वह किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। थोड़ी देर के बाद ध्रुव ने लैपटॉप एक साइड पर रखा और मीरा की तरफ ध्यान दिया। वह जो बराबर हाथों की उंगलियां चटकाती परेशानी से उसे देख रही थी। मीरा, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखा है कि तुम मुझसे शादी करोगी और बदले में मैं तुम्हारी माँ के इलाज में खर्च होने वाले रकम 15 लाख रुपए मुझसे ले रही हो। शादी के बाद तुम्हें मेरी पत्नी बनकर तब तक रहना होगा जब तक तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं दे देती। बच्चा पैदा होने के बाद इस बच्चे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई संबंध होगा। बच्चा पैदा होते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम आज़ाद हो जाओगी। ये सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखी सारी बातें दोहराई तो मीरा ने कांपते हाथों से जल्दी से साइन कर दिए। दिल बेकाबू धड़कने लगा। उसने निगाहें उठाई और वापस उस आदमी को देखने लगी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाकर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं थे, वो बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में पेपर को देख रहा था। उसने अपने मोबाइल पर वीडियो कैमरा ऑन किया और उसे मीरा के सामने रखा। प्लीज़ इस कैमरे में देख कर बोलो कि ये आप सब अपनी मर्जी से कर रही हैं, आप पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही। वह हाँ में सिर हिलाती सामने रखे कैमरे की तरफ देखने लगी। जी, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही। वादे के हिसाब से मैं ध्रुव के साथ तब तक रहूँगी जब तक मैं उसके बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही मेरा ध्रुव से कोई संबंध होगा। ये शब्द कितनी मुश्किल से बोल पाई थी, सिर्फ वही जानती थी। ध्रुव ने मोबाइल उठा लिया। उसके बाद वो मरे हुए कदमों से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, इससे पहले कि दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती। ध्रुव की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा और वापस उसके पास आई। मेरा ड्राइवर कल शाम को 4 बजे आपको आपके घर से पिक करेगा। आप जब तक अपने घर वालों से पूरी बात कर लो, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब तक आप मेरे पास रहोगी, आपकी फैमिली की सारी ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। और इस शहर से बाहर मेरा एक फार्म हाउस है, हमारी शादी वहीं होगी। वह बोला तो मीरा ने भीगी आंखों से हाँ में सिर हिलाया और वह कमरे से निकल गई। मीरा के जाने के बाद वह अपनी टाई के नोट को ढीली करने के बाद वह ठंडी सांस लेने लगा। आंखों को जोर से बंद करके अपनी बेचैनी और तनाव को कम करने लगा। ये उसकी ज़िंदगी का मुश्किल फैसला था,
जो उसने कुछ पलों में ही ले लिया था। उसकी मंगनी बलवंत राय, जो कि उसके पिता थे, उन्होंने बचपन में ही कर दी थी। वह नव्या को पसंद नहीं करता था, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर वह शादी करने पर राजी हो गया था। और जब शादी करने का वक्त आया तो नव्या का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना डरावना था कि गाड़ी के शीशे टूटकर उसके जिस्म पर चुके थे और गाड़ी का स्टीयरिंग उसके पेट के निचले हिस्से पर लग गया था। इस हादसे में नव्या की बच्चेदानी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया, जिससे वो बच तो गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट से वो माँ नहीं बन सकती थी। वह हादसे के बाद फिलहाल डॉक्टर ने उसे सेहतमंद और पहले जैसा कर दिया था, लेकिन उसकी माँ बनने का चांस ना होने के बराबर थे। और जब उसकी मीरा से पहली मुलाकात हुई थी, वह कुछ ही पलों में ये फैसला कर गया था। उसके पिता बलवंत राय भी यही चाहते थे। वह किसी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले और फिर उससे बच्चा पैदा करवा ले और फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो बच्चे को देकर चली जाए और फिर उसकी शादी धूमधाम से नव्या से कर दी जाए। नव्या, जो कि ध्रुव की मोहब्बत में पूरी पूरी डूबी हुई थी, वह ध्रुव पर अपना अधिकार जमाती थी और ये ऐसे लगता था ये उसका कर्तव्य है, लेकिन हमेशा से ध्रुव उसे नज़रअंदाज कर देता। वह पूरे घर की लाडली थी, क्योंकि वह बलवंत राय के दोस्त की बेटी थी। उन दोनों दोस्तों ने एक साथ मिलकर बंगला बनाया था और वह बंगला काफ़ी बड़ा था। ये सभी साथ रहते थे। बलवंत राय ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नव्या की शादी कहीं और हो। ध्रुव ने हर चीज़ बारीकी से देखा और फिर वह अपने बीते हुए ख्यालों में डूब गया। वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। इधर मीरा शहर के बिल्कुल बीचों बीच इलाके में अंधेरे में डूबी अनगिनत गलियों से जाते मीरा एक 4 मंजिला घर के सामने रुकी तो गरीबी के एहसास और मायूसी ने उसे फिर से घेर लिया था। अगर हालात ऐसे ना होते तो वह कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की आड़ में अपनी इज्जत का सौदा ना करती। बाकी आम लड़कियों की तरह उसके भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन आज वह जिस तरह का कदम उठा चुकी थी, उसके बाद तो उसे सब नामुमकिन सा लग रहा था। उसने गहरी सांस भरते सारी सोचों को दूर झटकते लोहे के जंग लगे दरवाजे को बजाया। उसकी बहन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला था। थकन उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। बिखरे बालों में उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। मीरा अंदर दाखिल हुई और अपना कपड़ा उतारती चारपाई पर रख गई। उसकी बहनें जल्दी पानी लेकर आई, जिसे वह एक ही सांस में पी गई थी। बहन, काम हो गया, आप फिक्र ना करें, कल माँ की सर्जरी हो जाएगी। ध्रुव ने वादा किया है कि वो माँ की सर्जरी पर जितने पैसे की ज़रूरत होगी वो दे देगा, लेकिन वह बात को अधूरी छोड़ गई। लेकिन क्या मीरा? उसकी 60 साल की दादी ने उसे परेशानी से देखा और फिर अपनी दादी को सब कुछ बताती चली गई। वह भी चुप हो गई थी। मीरा की इतनी बड़ी कुर्बानी पर वह खून के आंसू रो पड़ी थी, लेकिन वह भी तो मजबूर थी। उसकी दादी ने अपनी पोती को गले लगाया तो दादी और पोती दोनों गले लगकर फूट फूट कर रो दी और अपनी पोती के सर पर प्यार करती अंदर चली गई, जबकि वह भी सोने के लिए लेट गई। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जबकि लवी को वह कुछ न बता सकी थी, वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी का शिकार रहे। उसने अपनी दादी को भी सख्त मना किया था कि वह लवी को इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ न बताए। 4 बज चुके थे। ध्रुव का ड्राइवर भी आ चुका था, जबकि मोहल्ले वाले, जो इतनी बड़ी गाड़ी देखकर शक में पड़े हुए थे, शीतला देवी ने उनका मुंह बंद कर दिया था कि मीरा को नौकरी मिल गई है, जिसकी वजह से वह दूसरे शहर जा रही है। उनकी आंखों में हैरानी सी फैल गई थी और फिर मोहल्ले वाले भी तसल्ली में हो गए थे। वह अपने छोटी बहन भाइयों को गले लगाकर प्यार करती अपनी दादी के पास आई और शीतला देवी उसे बेहद प्यार करती रो पड़ी थी। मेरी बच्ची, भगवान तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। जिस तरह तू हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही है, देखना एक दिन भगवान जरूर तुझे उसका सिला देगा। उसका माथा चूमती बोली तो मीरा दिल से मुस्कुरा दी और सबको बाय करती अपना सामान लेती गाड़ी में बैठ गई। मीरा के पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस वक्त मीरा 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। मीरा अपने घर में सबसे बड़ी थी और मीरा की दादी और मीरा दोनों ने मिलकर पूरा घर संभाल लिया था। पिता के एक्सीडेंट के बाद मीरा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। उन्होंने अपने पति के एक्सीडेंट का बहुत बड़ा सदमा अपने दिमाग पर ले लिया था और उन्होंने खाना पीना महीनों तक छोड़ दिया था। मीरा और दादी ने मिलकर मीरा की माँ को संभाला था। मीरा के पिता के मरने के बाद मीरा की माँ बहुत गम में हो गई थी। उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और वह काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने बताया कि अभी छाती में गांठ छोटा है, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही मीरा और दादी कुछ भी करने को तैयार थे। अब वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। अब उसने अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। दादी ने उसे आज विदाई के नाम पर एक नया सूट और सैंडल ला कर दिया था, जिसे वह पहनकर बिना शादी के ही अपने घर से विदा हो रही थी। उसकी दादी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए थे। अब गाड़ी में बैठ गई। 3 घंटे तक बराबर गाड़ी चलती रही। फिर शाम के 7 बजे गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के अंदर जाकर रुकी थी। नौकरानी ने उसे एक कमरे में जाने का इशारा किया तो उसका इशारा समझती अंदर दाखिल हुई। वहाँ मेकअप आर्टिस्ट खड़ी थी, जो उसे शादी के लिए तैयार करने वाली थी। मैम, आप जल्दी से नहा लीजिए, फिर हम आपको शादी के लिए रेडी कर देते हैं। 2 घंटे के बाद आपकी शादी होनी है। वह उनकी बात पर सर हिलाती नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही बाहर आई तो एक खूबसूरत रेड कलर का लहंगा बेड पर फैला हुआ रखा था। मीरा तो इतना खूबसूरत लहंगा देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। वह लहंगा पहनकर जैसे ही बाहर आई
दोनों लड़कियों ने उसका मेकअप स्टार्ट कर दिया। एक लड़की ने उसका मेकअप किया, जबकि दूसरी लड़की उसके हाथों पर पैरों पर मेहंदी लगाने लगी। और फिर 2 घंटे के बाद दुल्हन बनी तैयार बैठी थी। मीरा की नज़रें बार बार शीशे पर और अपने चेहरे पर जाती तो वह चेहरा पलटना ही भूल जाती थी। वह लगती ही नहीं थी कि वो मीरा थी। मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कसम से आज ध्रुव सर तो आप पर दिल जान से फिदा हो जाएंगे। वह बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा दी। आप प्लीज़ ये मेहंदी धुलवा दीजिए, ये सूख गई है। वह घूंघट निकाले बोली। वह हाँ में सिर हिलाती गीले कपड़े और पानी से उसकी मेहंदी धोने लग गई थी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों लड़कियां उसे बाहर ले आई थी, जहां पंडित जी और कुछ लोग भी बैठे हुए थे। वहां पर ही मंडप सजाया गया था। मीरा को ध्रुव के साथ वहीं मंडप पर बिठा दिया गया था। पंडित जी ने अपनी रस्मों को शुरू किया। मीरा मरे मरे कदमों से सारे रस्मों को निभा रही थी। फिर पंडित जी ने उन्हें फेरे के लिए खड़ा किया। वो मरे मरे कदमों से सारे फेरे ले रही थी और थोड़े ही देर में सारे रस्में हो चुकी थी। वह उसके जिस्म का मालिक बन बैठा था। शादी के बाद 2 वकील मीरा के सामने बैठे और कुछ पेपर पर साइन करवाने लगे। वह जानती थी ये कानूनी कार्रवाई किसके लिए की जा रही थी। वह ना समझ नहीं थी, अच्छी तरह जानती थी उन सब का मतलब। पेपर साइन करने के बाद खाना खिलाया गया। मीरा ने फिर भी घूंघट ना उठाया, बल्कि वह खाना भी घूंघट के नीचे से खाती रही। उसके बाद वे दोनों लड़कियां उसे एक सजे सजाए कमरे में बिठा गई थी, जहाँ की खूबसूरती देखकर वह दंग रह गई थी। खुशबूदार कैंडल, गुलाबों और फूलों की पत्तियों से उस कमरे की सजावट की गई थी। कमरे में पहली मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी में जब उसने बेड की तरफ अपना नज़र दौड़ाया तो पूरा बेड गुलाब की पत्तियों से सजाया गया था, जहाँ पर 2 दिल बनाए गए थे। उसी के बीचों बीच वह लहंगा फैलाए ध्रुव का इंतजार करने लगी। थोड़े ही देर के बाद वह कमरे को लॉक लगाता अंदर आया था। वह अपना कोट उतारता, एक साइड में रखता, अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगा। फिर वह चलता हुआ उसके पास बैठा, उसके मेहंदी लगे हाथों और पैरों को देखने लगा, जिस पर खूबसूरती से उसका नाम लिखा गया था। क्या आपने अपने घर वालों को बता दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में? मुझे ऐसा कोई भी रुकावट या आनाकानी नहीं चाहिए। बाद में इस बच्चे को लेकर कोई भी तमाशा ना हो। मैं आपके घर वालों की तब तक हिफाजत करूंगा जब तक आप मेरे पास रहोगी। आपकी माँ की सर्जरी हो चुकी है, फिलहाल वो बेहोश हैं। भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में पूरी ठीक हो जाएंगी। और दूसरा, यहाँ से जाने के बाद आपके अकाउंट में आपके किए गए वादे के हिसाब से मैं आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए भी डलवा चुका हूँ, ताकि आप आगे की ज़िंदगी आराम से बिता सकेंगी। मैंने ये शादी मोहब्बत में आकर नहीं की, ये बात तो आप भी जानती हैं। फिलहाल मुझसे और ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। मुझे ये नखरे, रोना धोना और ये मनाना मुझसे नहीं होगा। जब मेरा दिल चाहेगा आपको मेरे करीब आना होगा, बिना किसी नखरे के। उसके अलावा आप मेरे आसपास भी नहीं भटकेंगी। मीरा ने तकलीफ से आंखें मींच ली। कुछ आंसुओं का गोला मुंह पर बहने लगा। वह उठा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। अपनी शर्ट उतारने लगा। जी मैं समझ गई हूँ, आप परेशान ना हो। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आखिर आपने मुझे पूरे 80 लाख रुपए में खरीदा है, और एक खरीदी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। वह तो बस गुलाम या कैदी होती है जो अपने मालिक के हर हुक्म को बजा लाती है। वह कांपती आवाज में बोली तो ध्रुव ने उसके ताने भरे शब्दों पर अपने होंठ भींचे। खूबसूरत लहंगे के दुपट्टे को एक साइड करता उसके साथ लेट गया। ध्रुव ने उसका घूंघट तक ना उठाया, उसे देखना तक गवारा न किया, ना ही तारीफ में कोई शब्द बोले। बस अपने मतलब पर आ गया था। मीरा की आंखें भीग गई थी। मीरा की कलाइयों में सजी हुई चूड़ियों की झनकार से कमरा गूंजने लगा। ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। चूड़ियाँ, ज्वेलरी उतारो, मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज के बाद जब मैं यहाँ आऊँ ये चूड़ियाँ और भारी ज्वेलरी मत पहनना। धीरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी। जी नहीं पहनूंगी, समझ गई हूँ। चूड़ियाँ और ज्वेलरी रिमूव करती उसके साथ लेटी तो घबराहट का शिकार होने लगी। जिस्म कांपने लगा था, लेकिन वह खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। चलो अपने ये भारी भरकम लहंगे को उतारो और अपना ब्लाउज उतारो। ब्लाउज में डोरियां हैं और हुक लगे हैं, मुझसे नहीं खुल रहे। मैं रोशनी में खोल कर आती हूँ। वह उठने लगी तो ध्रुव ने कहा नहीं, रहने दो, मैं खुद ही खोल लेता हूँ। वह वापस बेड पर बैठ गई तो वह उसके नज़दीक बैठा, उसकी चोली के डोरियां खोलने लगा। जब काफ़ी देर तक वह कोशिश करता रहा, ना खुली, तो वह एक ही झटके में पूरा जोर लगाकर उनको तोड़ता चला गया। वह चरचर की आवाज़ पर चोली भी फट गई थी। अपनी नाकदरी पर मीरा का दिल चाहा, वह दहाड़े मारकर रोए। और फिर लहंगे के साथ भी ध्रुव ने यही किया था। वह भी बेजान गुड़िया की तरह बैठी रही। वह उसे बिना कपड़ों का कर गया और बेड पर धक्का दे गया। वह सीधे पीछे गिर गई थी। उस पर झुकता, जगह जगह उसे चूम रहा था। वह उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा गया। मीरा ने बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा, फिर उसके चेस्ट पर मौजूद आखिरी कपड़े को भी उसके बदन से अलग कर दिया। वह नाजुक सा वजूद रखने वाली लड़की उसके मर्दाना स्पर्श के नीचे दबकर रह गई थी। वह उसके नाजुक पंखुड़ियों जैसे होठों पर झुकता चला गया था और खुद उसके होठों की मिठास को पीने लगा था। मीरा का खूबसूरत, नरम, नाजुक सा बदन उसको किसी और ही दुनिया में ले गया था। वह ना चाहते हुए भी उसके जिस्म के खूबसूरती में गुम होता चला गया। मीरा ने निचले होंठ को दांतों तले दबाकर अपनी चीखों का गला घोंटा था, क्योंकि उसके सामने जो उसके जिस्म को नोच रहा था उसको चीखने, चिल्लाने या रोने धोने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी। वह ध्रुव से ये तक ना कह सकी उसे दर्द हो रहा है।
ध्रुव उसके जिस्म को बुरी तरह से मसल रहा था। वह बर्दाश्त न कर सकी और रोने लग गई थी। ध्रुव ने ये तक ना सोचा कि वह पहली बार इन सब चीज़ों को झेल रही है। थोड़ा आराम से ये सब करो। मजबूरन वह चीख उठी थी। पूरे कमरे में मीरा की चीखें और सिसकियाँ गूंजने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ध्रुव को उसकी परवाह ही कब थी। वह अपनी सारी जुनूनियत उसके नाजुक बदन पर उतार रहा था। मीरा का जिस्म उसके लिए सुकून का बस एक सामान था। वह सुबह 5 बजे उठी। कमरे में पूरा अंधेरा था। लाइट ऑन करती, दीवार का सहारा लेती वॉशरूम तक आई और नहाने चली गई। थोड़ी देर के बाद ध्रुव भी उठ गया था। जैसे ही वह कंबल उठाकर उठने लगा तो बेड पर फैला खून देखकर वह अपने होंठ दोबारा बंद कर गया और फिर तौलिया पहनकर बाथरूम में चला गया। नहाकर वह अब बाहर चला गया था। इधर वह नहाकर कमरे में आई तो खाली कमरा देखकर वह समझ गई कि वापस चला गया है। वह भी उठकर पूजा पाठ करने लगी। उसने पूरे कमरे की सफाई की, वापस लेट गई थी। रात के तकलीफ से वो पूरी रात सही से सो भी ना सकी थी। वह थक हार कर हवेली में दाखिल हुआ। कदम जैसे कमरे की तरफ बढ़े, सामने नंबिया बैठी दिखाई दी। वह जानता था कि शादी की खबर सुनने के बाद वो पूरी रात सोई नहीं होगी। हमेशा खुद को तैयार रखने वाली वह लड़की आज सादा सी शर्ट और ट्राउजर में बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों के साथ बैठी हुई थी। बचपन से सुनती आई थी, ध्रुव सिर्फ उसका है। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या ध्रुव बाप बनने के बाद मीरा को अपना पाएगा या नहीं? क्या वह नव्या से शादी करेगा या नहीं? कहानी आपको हिलाकर रख देगी। इसका अगला भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, तो आप इसे मिस ना करें। और इसका अगला भाग आपको इसके कैप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।